जय हिंद। श्री गणेश स्टडी में आपका स्वागत है। जय राम जी की। आपने संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में पिछले क्लास में उसके गुण और दोष के बारे में जाना। आज आप जानेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आइए जानते हैं इनके बारे में। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति विभाजन पर आधारित होती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करते हैं। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वतंत्रता पूर्वक करता है। राष्ट्रपति उसके मंत्री न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और न ही कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। और आगे है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित होता है। ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में आप जान रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? निश्चित काल तक होता है। व्यवस्थापिका उससे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती है। इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी अपने गठन कार्यकाल की दृष्टि से कार्यपालिका से पृथक व स्वतंत्र होती है। आगे है, आगे देखिए कौन कौन से देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू किया गया है और अभी है वर्तमान में। तो इसी प्रकार व्यवस्थापिका भी अपने गठन कार्य और कार्यकाल की दृष्टि से कार्यपालिका से पृथक और स्वतंत्र होती है, ठीक है। और देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, मैक्सिको तथा एशियाई देश जैसे फिलीपींस, दक्षिण कोरिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, ठीक है। ये फिलीपींस हो गया, मैक्सिको हो गया, आपका दक्षिण कोरिया हो गया, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका के देश हो गए, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इस सब में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। प्रोफेसर गार्नर ने क्या कहा है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में परिभाषा दी है। यह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका मंत्रियों सहित राज्य का प्रधान संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के संबंध में और राजनीतिक नीतियों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती। इस प्रकार की प्रणाली में राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होता, वरना वास्तविक कार्यपालिका होता है, ठीक है। नाम मात्र का कार्यपालिका नहीं होता, यानी कि वास्तविक कार्यपालिका इसमें स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार संभालती हैं और उन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करता है जो संविधान व कानून के अनुसार उसको प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो कानून के अनुसार संविधान व कानून के अनुसार जो उनको प्राप्त है, वही उनका वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसे वास्तविक कार्यपालिका कहेंगे। आगे देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता, फिर इसके बारे में इनके अध्यक्षीय शासन प्रणाली गुण और दोष के बारे में जानेंगे। इसकी विशेषता क्या क्या है? तो राज्य के अध्यक्ष की स्थिति। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। वह राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय नीति का निर्माण करता है।
सेना के संचालन का आदेश देता है, सेना के संचालन का आदेश देता है, आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, देश में व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानूनों के परिवर्तन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। ठीक है, आइए अब राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल के बारे में जानते हैं। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। इस अवधि से पहले व्यवस्थापिका उसे महाभियोग के अलावा अन्य किसी तरह से नहीं हटा सकती है। ठीक है, अन्य किसी तरह से नहीं हटा सकते महाभियोग के अलावा। राष्ट्रपति, अगला विशेषता क्या है? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तथा राष्ट्रपति कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति तथा उसके मंत्री व्यवस्थापिका की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में कोई महत्वपूर्ण भाषण देने हेतु जा सकता है अथवा वह अपना संदेश भेज सकता है जिसे व्यवस्थापिका स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है, व्यवस्थापिका उनके संदेश को स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति या उसके मंत्री न व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और न ही उन्हें अपने कार्य के लिए व्यवस्थापिका के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक हो गया, ये आगे है। अगला विशेषता क्या है? मंत्रिमंडल का अभाव। मंत्रिमंडल का अभाव में राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए कुछ सचिव होते हैं। ठीक है, इनकी सहायता में कुछ सचिव, इन सचिव को सामूहिक नाम से राष्ट्रपति की कैबिनेट कहा जाता है, जो राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श या सहायता करते हैं। तो राष्ट्रपति की कैबिनेट इसे कहा जाता है सामूहिक रूप से। परंतु सच्चे अर्थों में यह कैबिनेट नहीं होते हैं। न तो यह कैबिनेट एक इकाई के रूप में कार्य करती है, न ही वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और न ही उसकी तानाशाही है। राष्ट्रपति ही उनका स्वामी है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तो आपका मैक्सिको में देखें, यूएसए में देखें, फिर फिलीपींस में, दक्षिण कोरिया में, और एशियाई देश के 2 देश थे और दक्षिण अमेरिका के देश थे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इस सब में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है, और राष्ट्रपति तानाशाही नहीं हो सकता, न ही उसकी तानाशाही है। ठीक है, राष्ट्रपति ही उसका स्वामी है भले, लेकिन तानाशाही नहीं। आगे है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित, यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। सरकार के 3 अंग एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण, तो इनके शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। अस्थायी व दृढ़ शासन। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण है शासन में अस्थायित्व। निश्चित कार्यकाल के कारण राष्ट्रपति अधिक आत्मविश्वास के साथ नीति का निर्माण व उन पर अमल कर सकता है। कार्यपालिका का भाग व्यवस्थापिका के परिवर्तनशील मत पर निर्भर नहीं होता है, अतः सरकार स्थिर नीति का पालन कर सकती है। आगे है कुशल शासन। कुशल शासन में शक्ति पृथक्करण पर आधारित होने के कारण यह शासन संसदीय शासन की तुलना में अधिक कुशल होता है। इसका कारण बताते हुए मेरियट ने लिखा है कि शासन की इस व्यवस्था में प्रशासन में वास्तविक रूप से कुशलता आती है, क्योंकि मंत्रियों को हर समय व्यवस्थापिका में उपस्थिति रहने में समय लगाना नहीं होता और व्यवस्थापन
कार्य भी कुशलता से होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका के समस्या के मस्तिष्क अपने विशिष्ट कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो किसी समस्या पर जो है विशिष्ट कार्यों में संलग्न रहने के कारण वो उस कार्य में जो है कुशलता मिलती है और जो है वो कार्य सफल होता है। इसीलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली के ये सब गुण हैं। आगे है दलबंदी का अभाव। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दल का उग्र व दूषित वातावरण नहीं रहता, जैसा संसदीय शासन प्रणाली में देखा जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, राष्ट्रपति व व्यवस्थापिका के निर्वाचन के समय ही राजनीतिक दल सक्रिय रहते हैं, हर समय नहीं, क्योंकि बीच में राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता है, अनावश्यक विरोध भी नहीं होता है और न ही राष्ट्रपति का दल उसका अंधानुकरण करता है। दलबंदी की भावना जितनी संवादात्मक प्रणाली होती है उतनी अध्यक्षीय प्रणाली नहीं होती। तो दलबंदी की भावना जितना संसदीय प्रणाली में होता है, संसाधनात्मक प्रणाली में, उतना अध्यक्षीय प्रणाली में नहीं होता है। आगे है संकट काल के समय उपयुक्त। यह शासन संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शासन है। कारण यह है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों दृष्टियों में से राष्ट्रपति में ही निहित होता है। दोनों शक्तियाँ जो है सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से, दोनों दृष्टि से क्या होता है, राष्ट्रपति में शक्ति निहित होती है। अतः किसी संकट के समय वह अकेला निर्णय लेने में समर्थ होता है। ठीक है, इसे कोई नहीं रोक टोक हो सकता है, नहीं कोई इन पे अंकुश लगा सकता है इनके निर्णय पे। इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली के ये गुण में जो है महत्वपूर्ण ये गुण पाया जाता है। आगे है राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन का एक गुण यह भी है कि राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ रहती है। राष्ट्रपति पूरे देश का नेता होता है, एक दल का नहीं। इसलिए भी उसे बुद्धिपूर्ण न्यायोचित राष्ट्रहित की अपेक्षा लोगों को रहती है। आगे देखिए निरंकुशता का अभाव। इस शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होता है, अतः शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित न करके होने के कारण जनता के अधिकारों व स्वतंत्रता को संसदीय शासन की अपेक्षा कम खतरा रहता है। आगे है योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को मंत्री पद। अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति मंत्रियों को योग्यता व अनुभव के आधार पर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री के ऊपर कई प्रकार के बंधन होते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति केवल योग्यता व अनुभव के आधार पर नहीं करता है। आगे है बहुदलीय प्रणाली वाले देशों के लिए उपयुक्त। उन देशों के लिए जहां बहुदलीय प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अधिक लाभकारी हो सकता है। कारण स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए हो जाएगा। राष्ट्रपति संसदीय सरकार की तरह मिले जुले मंत्रिमंडल बदलने का भय समाप्त हो जाएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अब जानते हैं दोष के बारे में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं। पहला है अनुत्तरदायी व निरंकुश शासन। अध्यक्षीय शासन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें शासन का कार्यकाल निश्चित होने के कारण उसके निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। उसे महाभियोग की अत्यधिक कठिन प्रक्रिया होने के कारण आसानी से नहीं हटाया जा सकता, अतः वह एक अधिनायक की तरह शासन करता है। सहयोग का अभाव। सहयोग का अभाव आगे है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शासन में शक्ति पृथक्करण के कारण सरकार के विभिन्न अंगों में सहयोग नहीं रह पाता। राष्ट्रपति न तो व्यवस्थापिका की समस्या को समझ पाता और न ही व्यवस्थापिका राष्ट्रपति की समस्या को।
कभी कभी इन कारणों से शासन में मतभेद व गतिरोध पैदा हो जाता है, विशेष रूप से उस समय जब राष्ट्रपति के दल का व्यवस्थापिका में बहुमत न हो। कठोर शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में लचीलेपन का गुण नहीं होता है जो संसदीय शासन प्रणाली में होते हैं। इनके 3 कारण हैं। प्रथम, शासन संबंधित सभी बातें संविधान में निश्चित होती हैं। दूसरा, जब कोई संवैधानिक विवाद पैदा होता है तो न्यायालय की शरण ली जाती है, जिसका रवैया कठोर ही रहता है। तीसरा, संविधान कठोर होता है, अतः आवश्यकता अनुसार संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ये सब बातें अमेरिका के संविधान में पाई जाती हैं। ठीक है। आगे है उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या। अध्यक्षीय शासन प्रणाली जब कोई गलत कार्य होता है तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका उसका उत्तरदायित्व एक दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की तरह उत्तरदायित्व कार्यपालिका के पास निश्चित नहीं होता है। चूंकि राजसत्ता बढ़ जाती है, अतः यह पता नहीं चलता कि शासन की बुराई के लिए कार्यपालिका दोषी है अथवा विधानमंडल। वैदेशिक नीति की दुर्बलता। अमेरिकी अध्यक्षीय शासन के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र सुदृढ़ वैदेशिक नीति पर नहीं चल सकता, क्योंकि व्यवस्थापिका उसके कार्य में बाधा डालती है। 1919 में राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साय की संधि। तो राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा वर्साय की संधि अमेरिका की सीनेट ने ठुकरा दिया। ठीक है, 1919 में हुआ था वर्साय की संधि, यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, 1 नंबर में पूछ ली जाएगी। आगे है एक व्यक्ति पर उत्तरदायित्व। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक दोष यह भी है कि शासन का पूरा भार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति पर होता है, अतः शासन की सफलता विफलता उसी के गुणों व अवगुणों पर निर्भर रहती है। आगे है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकारों में अंतर। संसदात्मक व अध्यक्षात्मक सरकारों में सामान्यतः निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। संसदीय सरकार का आधार शक्तियों का संयोजन है, जबकि अध्यक्षीय सरकार का आधार है शक्ति पृथक्करण। संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। अध्यक्षीय शासन राष्ट्रपति ही राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है, अतः एक ही कार्यपालिका होती है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र नहीं रहती, जबकि अध्यक्षीय शासन में वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र रहती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्थापिका व कार्यपालिका दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। संसदीय शासन में कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उसे संसद निचले सदन में बहुमत प्राप्त है, परंतु अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। इससे पहले केवल महाभियोग कार्यवाही से ही उसे पदच्युत किया जा सकता है। संसदीय शासन में मंत्रीगण व्यक्तिगत सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु अध्यक्षीय शासन में केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे है संसदीय शासन मंत्रीगण आवश्यक रूप से व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, उनके कार्रवाइयों में भाग लेते हैं। इतना ही नहीं, व्यवस्थापिका का मार्ग निर्देशन नेतृत्व भी करते हैं। अध्यक्षीय शासन में मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। आगे संसदीय सरकार प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करती और अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करता है। आगे एकात्मक शासन प्रणाली।
यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था के शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार में ही सौंपी जाती है। इकाइयों का शासन शक्तियां केंद्र से प्राप्त होती है। स्थानीय इकाइयों की सरकारों का अस्तित्व शक्तियां केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और बेल्जियम। अब भारत में संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो है और एकात्मक शासन प्रणाली का गुण दोष वो सब छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है और ये जो है आपका मुख्य है। यहाँ से अब चलेगा भारत में संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान, फिर प्रस्तावना, ये सही है। यहाँ से ज़्यादा आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ। ये विषय सूची में क्या है? विषय सूची का यह दूसरा नंबर टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे। ये देखिए, और इसका जो है आधा किए, आधा छोड़ दिए, क्योंकि शुरुआत का जो है थोड़ा महत्वपूर्ण कैसे, कहाँ से क्या राज्य व्यवस्था के बारे में जान गए, विदेश के बारे में और विभिन्न देशों के बारे में जाने, उनके शासन प्रणाली के बारे में। और अब यह है दूसरा टॉपिक, भारत में संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान। उसके बाद आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएंगे, फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये सब फिर आगे फिर दिखाएंगे विषय सूची। फिर यहाँ से यहाँ तक आगे है और ये और ये, ठीक है, मोटा मोटी जो है कवर करेंगे। बीच में ये एक टॉपिक दिया है, यह भी जाने, ये महत्वपूर्ण है थोड़ा। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 26 नवंबर को। इसकी शुरुआत 2015 से हुई है, ठीक है। ये जो है करंट से रिलेटेड भी है, क्योंकि यह भारतवर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 125वीं वर्षगांठ थे जन्म दिवस के अवसर के रूप में मनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन संविधान का महत्वपूर्ण प्रसार हेतु चुना गया। तो भारत में संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं। तो पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास। भारत में संविधान का निर्माण यद्यपि संविधान सभा द्वारा किया गया, तथापि यह संविधान ब्रिटिश काल में निर्मित विभिन्न कानूनों के विकास संदर्भ पर आधारित था। संविधान सभा ने पूर्व के अधिनियम व कानूनों से प्रेरणा लेते हुए भारत के अनुकूल इसका परिमार्जन करते हुए संविधान का निर्माण किया है। ब्रिटिश शासन काल में भारत को नियमित करने के लिए लाए गए विभिन्न कानून ही भारतीय संविधान के आधार बने हैं। तो ब्रिटिश काल में ही, शासन काल में जो नियम भारत को नियमित करने के लिए लाए गए थे, वही विभिन्न कानून ही भारतीय संविधान का आधार बना। और इसके पूर्व ही भारत के नियम और कानून, भारत का जो संविधान में कानून बनाया गया, तो संविधान सभा ने पूर्व के अधिनियम और कानून से प्रेरणा लेकर
भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 में जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में जानते हैं क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए राजस्व संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना आवश्यक कर दिया गया। तो रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसी अधिनियम द्वारा जो है बंगाल कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1774 में, जिसको प्राथमिक तथा अपीलीय अधिकार प्राप्त थे, प्राथमिक और अपीलीय अधिकार प्राप्त था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि बंगाल में एक प्रशासन मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल 4 सदस्य नियुक्त किए गए। 5 वर्षीय कार्यकाल वाले ये सदस्य नागरिक सैन्य प्रशासन से संबंधित थे। इस मंडल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जा सकता था। ठीक है, इनको आगे है कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्र को गवर्नर कहा गया। बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर बन गए। स्वपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी को असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो फोर्ट विलियम में क्या है की प्रेसिडेंसी का असैनिक और सैनिक शासन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सैनिक को सैनिक ये रख सकते हैं, उनके अंतर्गत जो है उनका देख रेख कार्यभार संभाल सकते हैं वहाँ का। कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। आगे है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कमी को दूर करने के लिए लाया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 में इस अधिनियम द्वारा 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेज अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इससे बम्बई मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनियों के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल का कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। आगे है 1786 का अधिनियम के अंतर्गत क्या है जानते हैं। इसके द्वारा क्या है गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी मिल गई। इस अधिनियम के द्वारा 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, मुख्य परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को रद्द करने और निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक
अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। गवर्नरों की परिषद के सदस्य की योग्यता हेतु शर्त का प्रावधान किया गया कि सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव हो। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद के सदस्य की योग्यता हेतु ये शर्त का प्रावधान किया गया 1993 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। कम से कम कोई भी रहेगा तो 12 वर्ष का अनुभव हो भारत में रहने का। ठीक है, तो वही जो है गवर्नर जनरल का जो है पद ग्रहण कर सकता है। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। विगत के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधान द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। नियम लिखित विधियों की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जानी थी। 1813 का चार्टर अधिनियम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1813 का चार्टर अधिनियम प्रावधान के अनुसार कंपनी का भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसका यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर अधिकार बना रहा तथा कंपनी को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों में क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित करते हुए उनका विस्तार कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त की गई। ठीक है, इंजीनियर को भारत आने, ब्रिटिश व्यापारी और इंजीनियर को तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही संचालन मंडल नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। ठीक है, इसके लिए यहाँ बसने के लिए। आगे देखिए कि 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि अधिनियम के द्वारा चाय का व्यापार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक व सैन्य शक्ति प्रदान की गई। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। इसी अधिनियम के तहत क्या किया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से वह जिसके योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। आवश्यक कदम उठाए गए। इसी के अनुसार 1843 में दास प्रथा उन्मूलन किया गया। ठीक है, दास प्रथा उन्मूलन कब आया तो 1843 में भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। आज जो है यहीं तक क्लास, हम दूसरा क्लास जो है लेंगे। क्या है कि नोट्स के द्वारा ये लंबा क्लास हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। नोट्स से पढ़ाएंगे। आपका पॉलिटी का जो नोट्स है
तो इससे जल्दी कवर हो जाएगा। और मेन जो है टॉपिक, उसमें प्रमुख जो एग्ज़ाम व्यू से आपका इम्पोर्टेंट होगा वो टॉपिक उसमें नोट्स में कवर किया गया है। उसी हैंड रिटन नोट से हम आपको पढ़ाएंगे और ये लंबा हो जाएगा और टाइम बहुत लगेगा। इसको कवर करेंगे बाद में, ठीक है, एक पॉलिटी का स्पेशल सेशन के तहत। और इसमें जो है कि अगर लंबा पढ़ेंगे तो मुख्य जो है बात पे ना जो आप गौर नहीं कर पाएंगे। ये हो गया आपका जेपीएससी बीपीएससी सबका जो है आपका एग्ज़ाम व्यू से, जो कि रिटेन एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा होगा। और इतना अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो हम अगला क्लास आपको जो है नोट्स के थ्रू करवाएंगे। यहीं तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।